हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट सेकंड। देखिए, जो अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर है, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर है, उसकी संरचना निम्न प्रकार की होती है। और यहाँ पे आप जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में नरनस्ट ग्लोबर का यूज करते हैं, जिससे हमें आईआर रेडिएशंस प्राप्त होती हैं। जब इन आईआर रेडिएशन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है ये निम्न प्रकार का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रा बेंजल्डिहाइड का अवरक्त स्पेक्ट्रम, ये निम्न प्रकार का प्राप्त होगा। इसको हम स्टडी करेंगे और इस प्रकार से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है उसको ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले हम समझते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर। अवरक्त स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में हम नरनस्ट ग्लोबर प्रयोग में लेते हैं, जो कि 30 mm लंबी तथा 2 mm व्यास की जिरकोनियम, इट्रियम एवं इर्बियम के ऑक्साइडों के मिश्रण की बनी होती है। इस छड़ को हम 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर अवरक्त क्षेत्र में 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक स्पेक्ट्रम सुगमता से प्राप्त हो जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ को विद्युत द्वारा गर्म करके भी हम अवरक्त प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त करने के लिए ग्रेटिंग या प्रिज्म काम में लेते हैं। प्रिज्म की अपेक्षा ग्रेटिंग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अवरक्त प्रकाश के स्रोत से प्राप्त प्रकाश को 2 पुंज में बांटकर एक पुंज को पदार्थ के सैंपल में से गुजारते हैं। यहाँ पे जो है ये स्रोत है, आईआर उत्पन्न करने वाला स्रोत। इसको हमने ग्रेटिंग के माध्यम से 2 भागों में बांटा है। एक पुंज तो पदार्थ के सैंपल में से गुजारते हैं, जिसे सैंपल बीम कहते हैं। दूसरी पुंज को रेफरेंस बीम कहते हैं, संदर्भ पुंज कहते हैं। इस प्रकार पुंज पदार्थ अवशोषक पदार्थ में से गुजरती है तो प्रकाश के कुछ अवशोषण के कारण उसकी तीव्रता में कमी आती है। तो जब लाइट है, ये संदर्भ पुंज का है, ये सैंपल पुंज का है। अब इसमें क्या होगा कि जो अवशोषण के कारण से जो प्रकाश है उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है, ठीक है ना। और बैंड की जो तीव्रता है उसको संगत आवर्ती संख्या के विरुद्ध के रेखीय फलन के रूप में आलेखित किया जाता है और हमें आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। दोनों एक वर्णीय प्रकाश पुंजों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, ये जो है जो प्रकाश पुंज आ रहे थे दोनों, उनको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके थर्मोपाइल सूचक से नापते हैं। इसके लिए दोनों एक वर्णीय पुंजों को दोनों दर्पणों M1 एवं M2 से सेगमेंटेड मिरर M3 पर डालते हैं। M3 यहाँ पे क्या है, चॉपर का काम कर रहा है, ठीक है। दर्पण M पर एक निश्चित गति से घूमता है और दोनों पुंजों को ग्रेटिंग कर परावर्तित करता है। धीरे धीरे घूमती हुई ग्रेटिंग प्रत्येक आवर्ती को थर्मोपाइल डिटेक्टर पर भेजता है, जो अवरक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को एम्पलीफायर की सहायता से हम उसको एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंडेड से एक छोटी मोटर से युग्मित होती है, जो प्रकाश फन्नी को चलाता है, EF को चलाता है, जिससे पुनः एक पेन रिकॉर्डर से युग्मित रहता है। अवशोषण बैंड को निश्चित पैमाने पर आलेखित करता है। सैंपल यौगिकों को रखने के लिए हम जो है कांच अथवा क्वार्ट्ज की कोष्टिका का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इनसे बनी कोष्टिकाएं स्वयं ही अवरक्त क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करती है। इसलिए कोष्टिका के रूप में हम क्षार धातुओं के हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सलेक्शन रूल। अणु की प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में अनेक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है, इनके अंदर अनेक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। ये एक वाइब्रेशनल लेवल 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3।
जिन्हें हम कंपन क्वांटम संख्या v से बताते हैं। ये v बराबर 0 है, v बराबर 1 है, v बराबर 2 है। प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर में अनेक रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये पर्टिकुलर वाइब्रेशन में ये रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, जिन्हें हम घूर्णन क्वांटम संख्या जैसे दर्शाते हैं। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में घूर्णन स्पेक्ट्रा, अवृत्त IR रीजन में कंपन स्पेक्ट्रा तथा UV एवं विजिबल रीजन में हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। प्राय आणविक स्पेक्ट्रा सलेक्शन रूल द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कि स्पेक्ट्रा का निर्धारण करते हैं। सलेक्शन रूल विद्युत चुंबकीय विकिरण एवं द्रव के मध्य हुई अंतरक्रिया के क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त होते हैं। सलेक्शन नियमों का हमेशा पूर्णतः पालन, जो स्पेक्ट्रा पालन करते हैं उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, जबकि ऐसे संक्रमण जो सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करते उन्हें फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। अलाउड ट्रांजिशन प्रबल होते हैं, जबकि फॉरबिडन ट्रांजिशन दुर्बल होते हैं। जब अणु में आणविक कंपन के फलस्वरूप आवर्तित द्विध्रुव आघूर्ण की अवरक्त IR विकिरण के आवर्तित विद्युत क्षेत्र से अंतरक्रिया होती है तो अवरक्त प्रकाश का अवशोषण होता है। कहने का मतलब है कि अगर अणु के अंदर कंपन हो रहा है, कंपन होने के कारण से द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन हो रहा है, और जब ये द्विध्रुव आघूर्ण है ये IR रेडिएशन के आवर्तित विद्युत क्षेत्र से अंतरक्रिया करता है तो IR रेडिएशन का अवशोषण होता है, और अंतरक्रिया के लिए कंपन के फलस्वरूप यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना आवश्यक है। कंपन के कारण होने वाले द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन पर भी संक्रमण के लिए कुछ वर्णनात्मक नियम है, जो स्पेक्ट्रम में विभिन्न संक्रमणों को नियंत्रित करते हैं। कोई अणु IR रेडिएशन का अवशोषण तभी करेगा जब अणु के कंपनों की आवृत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी विकिरण की आवृत्ति है। सेकंड कंडीशन है, अणु में कंपन के दौरान उसके द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन तभी होगा जब अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये IR स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, ये देखिए CO2 की जो संरचना है इसमें जो है सममित तनन कंपन के दौरान चूंकि अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ये कंपन IR क्षेत्र में नहीं मिलेगा। और जबकि असममित तनन कंपन, असममित तनन कंपन के दौरान अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होता है तो ये IR एक्टिव होंगे। आवर्त गति करने वाले कंपनों में वही संक्रमण संभव है जिनमें कंपन क्वांटम संख्या में इकाई वृद्धि या कमी होती है। तो डेल्टा V बराबर ±1। प्लस चिन्ह जो है अवशोषण स्पेक्ट्रा को और माइनस चिन्ह जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को दर्शाता है। अतः प्रत्येक कंपन के लिए केवल एक ही बैंड संभव होगा, जिन्हें मौलिक के अनुसार कंपन बैंड कहते हैं। प्राय अणुओं में कंपन पूर्णतः सरल आवर्त गति नहीं होते, अतः उनमें कमानी के स्थान पर वास्तविक बंध पाया जाता है। इस प्रकार समस्त अनावर्तिक गति वाले कंपनों में होने वाले संक्रमण के लिए जो है स्पेक्ट्रा का रूल हो जाएगा डेल्टा V बराबर +1 +2 +3 +4। अतः ऐसे अणुओं के अंदर जो है मौलिक बैंड के अतिरिक्त अन्य कंपन बैंड भी प्राप्त होते हैं और उनकी तीव्रता कम होती है। देखिए मौलिक बैंड क्या होते हैं। यहाँ ये बंद गलत लिखा हुआ है। मौलिक बैंड होता है जब वाइब्रेशनल एनर्जी 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, मौलिक बैंड कहते हैं। फिर जो है फर्स्ट ओवरटोन हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 2 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फिर सेकंड ओवरटोन कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 3 में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ओवरटोन कहते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन का रीज़न क्या है कि जो वास्तविक बंध है वो स्प्रिंग के समान नहीं होते और इस प्रकार के अनावर्तिक गति वाले कंपनों में जो है डेल्टा V बराबर +-1 के अलावा +-2 +-3 वाले भी ट्रांजिशन पाए जाते हैं।
फिर है IR बैंड की स्थिति एवं तीव्रता। अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड की स्थिति को आवर्ती संख्या या तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा से दर्शाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर हम लैम्ब्डा लेते हैं 2.5 माइक्रोन तो तरंग संख्या कितनी आएगी, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि अवरक्त, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम में बैंड किस जगह अर्थात किस तरंग संख्या पर प्रदर्शित होगा, इसकी गणना हम किसी द्विपरमाणुक अणु में नीचे लिखे सूत्र से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है तरंग संख्या डिपेंड करती है K पे, के अर्थात बल नियतांक का मान बंध की प्रकृति एवं प्रबलता पर निर्भर करता है। प्रबल बंध का बल नियतांक अधिक होगा, अतः दुर्बल बंध की तुलना में प्रबल बंध का अवशोषण बैंड अधिक आवृत्ति पे प्राप्त होता है। ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर बंध प्रबल है तो आवृत्ति संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखिए एसिटिलीन के केस में, ट्रिपल बॉन्ड के केस में यहाँ पे इसकी तरंग संख्या ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड में बल नियतांक कम है, तो ये बल नियतांक इंक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल में भी अब है जो आवर्तन संख्या है वो डिपेंड करती है रिड्यूस मास। ये रिड्यूस मास यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये रिड्यूस मास के अकॉर्डिंग तरंग संख्या किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। उसके बाद में है कंपन आवृत्ति बैंड की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो कपल्ड वाइब्रेशन है और एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पे कपल्ड वाइब्रेशन में क्या है, जब दो आवर्ती बंधों के मध्य उभयनिष्ठ परमाणु होता है तो दोनों बंधों की तनन आवर्ती संयुग्मित होकर दो नए संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए पृथक्कृत CH बंध की केवल एक तनन आवर्ती होती है, लेकिन CH2 समूह के दो CH बंधों के तनन कंपन संयुग्मित होकर दो भिन्न आवर्ती वाले संयुग्मित कंपन उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनाइड्राइड में दोनों COO कीटोनिक समूह के संयुग्मन से दो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। ऐसे ही प्राथमिक अमीन और प्राथमिक अमाइड में दो NH तनन कंपन के संयुग्मन से दो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। और विलगित कंपनों की अपेक्षा संयुग्मित कंपनों की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी समूह के आसपास प्रतिस्थापियों के परिवर्तन से उनके मेजोमेरिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव आदि के कारण से उनकी कंपन आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी प्रभावों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाता, परंतु उनमें किसी एक के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। इन सभी प्रभावों के कारण बंध सामर्थ्य, बंध के बल स्थिरांक में परिवर्तन हो जाता है, जिससे बंध की आवृत्ति अपने मूल अवस्था से विस्थापित हो जाती है। संयुग्मन के कारण C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C समूह आदि की तनन आवृत्ति कम हो जाती है। ये आप सब एग्जाम्पल देख रहे हैं। फिर है उसके अलावा ये स्पेक्ट्रा है एंड आवर्त का बैंड की स्थिति को अन्य कारक जो प्रभावित करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंधन से बंधन में भाग लेने वाले दो समूह के बल नियतांक में परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंधन से बंध सामर्थ्य में कमी हो जाती है, जिससे कंपन अवशोषण बैंड निम्नतर की ओर विस्थापित हो जाता है और तीव्रता में वृद्धि के साथ चौड़ाई भी बढ़ जाती है। थैंक यू।